पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही नई नई गतिविधियों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि दिल्ली स्थित कृषि भवन में भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों और संबंधित डेटाबेस का उपयोग करके कृषि निर्माण समर्थन प्रणाली को विकसित करने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग, साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आइए इससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कृषि भवन में अंतरिक्ष विभाग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कृषि सचिव मनोज आहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, अंतरिक्ष विभाग के सचिव एवं दोनों मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अंतरिक्ष विभाग के रीसेट 1A और वेदास का उपयोग करते हुए गति शक्ति की तर्ज पर कृषि DSS विकसित कर रहा है। ये इसरो के मॉसडैक और जियो प्लेटफॉर्म और ICAR के सिस्टम के साथ एकीकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों की साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब कृषि विभाग और अंतरिक्ष विभाग दोनों एक दूसरे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुल मिला के कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ रहा है। इसके लिए मैं कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष मंत्रालय दोनों की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। हमारा अंतरिक्ष विभाग, इसरो, ये सभी लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं और उन कीर्तिमानों के परिणाम स्वरूप देश में व्यवस्थात्मक सुधार भी हो रहे हैं और देश को एक नई दिशा भी मिल रही है और इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के भी अवसर नित्य नए बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को नए नए अनुसंधान के लिए बहुत बधाई देता हूं और उनकी इस मौके पर सराहना करना चाहता हूं। हमारे देश में और दुनिया में कृषि का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में सरकारों की मदद के बाद और किसान के परिश्रम के बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां समय समय पर विद्यमान रहती हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कभी ऐसा अवसर आता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बाकी क्षेत्रों में कम होता है, लेकिन कृषि में कभी भी हो सकता है और हम लोग दिन रात उसको समाधान करने में लगे ही रहते हैं। कृषि का क्षेत्र
आजीविका की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से अनुसंधान के लिए भी बड़ी गुंजाइश आज खड़ी हुई है। एक समय था जब ये कहा जाता था खेती उसी की है जिसके पास पानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज परिस्थिति बदल गई है। आज हम कह सकते हैं कि खेती उसी की है जिसके पास ज्ञानी है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में ज्ञान और निजी निवेश, इन दोनों का एक लंबे कालखंड से अभाव रहा और उसका नुकसान भी कृषि क्षेत्र को हुआ। हम सब देखते हैं कि आज़ादी के समय कृषि का जीडीपी में योगदान 50% का था। कृषि का क्षेत्र बड़ा भी है, व्यापक भी है, बड़ी आबादी भी उस पर निर्भर करती है, महत्वपूर्ण भी है, सरकारों का सपोर्ट भी है, सबकी चिंता भी है और उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि वो योगदान धीरे धीरे घटता गया और बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ता गया। उसके विश्लेषण में अगर जाओ तो ध्यान में यही आता है कि कुल मिला के जितने रिफॉर्म जरूरी थे वो समय पर नहीं हुए, जितने ज्ञान की आवश्यकता थी वो समय पर नहीं पहुंचा, जितने निवेश की आवश्यकता थी वो निवेश नहीं पहुंचा। इसके कारण कृषि का क्षेत्र अपनी हैसियत के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता था बढ़ने का प्रयत्न करता रहा। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कामकाज संभाला तो निश्चित रूप से उनके मन में देश को दुनिया में आगे बढ़ाने की जो ललक थी, उसके परिणाम स्वरूप देश को कई नए नए आयामों से जोड़ने का आग्रह उनका सरकार को भी रहा और संबंधित लोगों को भी रहा और इसके कारण अंतरिक्ष विभाग सहित सभी विभागों ने काम करने की पद्धतियां बदली और लक्ष्य तय किए। लक्ष्य भी परिणामकारी हों इस दृष्टि से योजना बनी, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 8-9 वर्षों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार रही है, उसकी यदि आप लेखा जोखा करें तो एक बहुत प्रमुख जो उपलब्धि रही है वो ये रही कि विज्ञान को 2 स्तर पर उपयोग में लाया गया। एक तो आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए फॉर द ईज ऑफ लिविंग, और दूसरा उसको प्रयोगशाला से निकाल करके भिन्न भिन्न मंत्रालयों में विभागों में बांट दिया गया और इसको लेकर के काफ़ी प्रयास रहा है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत रही। 2015-16 में हमने एक बड़ी विस्तृत ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी विज्ञान भवन में 2-3 दिन के लिए और अंतरिक्ष विभाग के हमारे वैज्ञानिक प्रत्येक मंत्रालय के साथ बैठे और उनको समझाने की कोशिश रही कि क्या क्या इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है जो उस मंत्रालय के काम आ सकती है। उसका परिणाम ये है कि आज स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग स्मार्ट सिटी में भी हो रहा है, रोड्स बिल्डिंग में भी हो रहा है, रेलवे लाइन में भी हो रहा है, अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग में भी हो रहा है, शिक्षा में भी हो रहा है, स्वास्थ्य में भी हो रहा है और आप देख रहे हैं कृषि में भी हो रहा है। और बल्कि आने वाले समय में हम चाहेंगे कि कृषि के साथ चूँकि हमारी बहुत सारी अन्य टेक्नोलॉजीज भी जुड़ी हैं, तो 6-7 विभाग विज्ञान के सबके सब चूँकि मेरे साथ संबंधित हैं, उनके साथ भी इस प्रकार का एक आदान प्रदान करना अनिवार्य रहेगा। और इस समन्वय और सहयोग को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3-4 वर्षों में अनेकों ऐसे निर्णय लिए जो शायद 60-70 वर्ष किसी सरकार ने करने का ना साहस किया ना उस तरह का ध्यान दिया। उदाहरण के तौर पर जो आज ये संभव हो रहा है, जो MOU भी है, वो इसलिए कि 2020 में स्पेस विभाग के नियमों में कुछ एक संशोधन किया गया, जिसे मीडिया ने लिखा था कि अनलॉकिंग ऑफ स्पेस। तो आज प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है, 100 से अधिक हमारे पास स्टार्टअप्स हैं
और अब ये स्थिति है कि आज आपने एमओयू की, अगली बार एमओयू की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपना सैटेलाइट निर्माणित करेंगे, हमारे पास आएंगे, इनको फीस देंगे और उसको अंतरिक्ष में छोड़ देंगे। और ये क्रम आगे ही शुरू हो गया। हमने 2 प्राइवेट पार्टीज का किया है और ये तो एक गवर्नमेंट का विभाग है। और दूसरा ये कि 2 ही वर्ष पहले जियो स्पेशल गाइडलाइंस को भी संशोधित किया गया ताकि उनको व्यापक तौर पर उपयोगिता में लाया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप आज स्वामित्व हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जिससे हमने लगभग 2 लाख आबादी वाले पंचायतों को मैपिंग का काम पूरा कर दिया सर्वे जनरल के माध्यम से। और तीसरा ड्रोन्स का, जिसका कृषि में बहुत अधिक उपयोग है, उतना हो नहीं पा रहा क्योंकि जानकारी शायद जागरूकता में कभी कभी थोड़ा सा अभाव है। लेकिन ड्रोन से समय भी बचता है, कीमत बचती है, एक ही समय में सिंचाई भी हो जाती है, कीटाणुनाशक भी और खाद भी है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी सरलता। अब जहाँ तक कृषि का संबंध है, मैं समझता हूँ कि 4-5 स्तर पर प्रमुख तौर पर हमारी जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें हैं उनका उपयोग लिया जा सकता है। एक तो ईज ऑफ वर्किंग, जैसे मैंने उदाहरण दिया ड्रोन का, तो आजकल का जो एग्रीकेट स्टार्टअप है वो पुराने ज़माने का किसान नहीं है। वो अपनी जीन वीन पहन करके कंप्यूटर पर बैठे, वहीं पर उसे सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पता चल जाता है कब खेती करनी कब नहीं करती, वहीं से बटन दबा के वो ड्रोन उड़ाता है और ड्रोन सारा काम कर जाता है। बल्कि बहुत सारी ऐसी फसलें जहाँ तक किसान सिंचाई नहीं कर पाता क्योंकि आदमी की ऊंचाई से उसकी कद लंबा होता है, उसको भी ड्रोन जा करके पानी से सींच जाता है। दूसरा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उपज को बढ़ाना। उसके लिए हो सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर्याप्त ना हो, मैं सुझाव दूंगा कि आप CSIR के साथ भी थोड़ा सा समन्वय रखें। हमने ऐसा किया है, सेब की पैदावार दुगनी करने का बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कश्मीर में एक अभियान शुरू किया है। तीसरा है इंक्रीज शेल्फ लाइफ, यानी अगर सुबह स्ट्रॉबेरी पैदा होती है शाम तक मुरझा जाती है, उसको किस तरह से देश के कोने कोने पहुंचाना। हमने पाइनएप्पल मणिपुर से यहाँ लाना शुरू किया। उसके लिए आपको एटॉमिक एनर्जी के साथ भी थोड़ा सा समझ, तो मैं समझता हूँ 3-4 और भी, और उपज और इन दोनों का बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी संबंध है जो हाइब्रिड करता है। तो 3 इन विभागों के साथ आने वाले समय में यदि हमारा हो जाए तो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और आखिरी है प्रोटेक्शन फ्रॉम कैलेमिटी, जो ये RSAT के भी दायरे में आता है। और जैसे भी बताया गया कि इसकी प्रमुख तौर पर जो RSAT 1A है, एक तो प्री हार्वेस्ट एस्टीमेट खरीफ का कि पहले से उसका अनुमान हो जाए, उसके बाद अगर डैमेज होता है फसल का तो उसकी क्या मात्रा है, क्या स्केल है। तीसरा, यदि आपदा कोई आती है, कोई बाढ़ आ जाती है तो कहाँ कहाँ इनंडेशन हुआ है, तो इसके लिए कुछ एक हमने अपने स्तर पर भी शिविर लगाने प्रारंभ किए हैं। तो हमें खुशी होगी अगर हम कृषि विभाग के साथ मिलकर के लगाएं, क्योंकि 2014 में अनुभव आया कि जब बाढ़ आई थी कश्मीर घाटी में तो हमने एक इसरो की टीम भेजी, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं था कि उसका उपयोग क्या करना है, तो वो बैठे रहे 4-5 दिन। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि जो उनकी सड़कें दब गई थी, पानी में बह गई थी, जिनका अनुमान नहीं हो रहा था, वो इसरो के माध्यम से, स्पेस इमेजिंग के माध्यम से उसकी जानकारी ली जा सकती थी। और दूसरा इसका एक और भी है कि जो सैंपलिंग है इनकी, वो दिन प्रतिदिन जो अगली जनरेशन में जाएगी, अभी ये 17 दिन हो गए 25 दिन के, आगे चल कर के और इसमें कमी आती जाएगी। और इसका एक और भी ये लाभ है कि ये इमेजिंग दिन रात किसी भी मौसम में की जा सकती है, चाहे बादल हो, धूप हो, रोशनी हो, क्लियर वेदर हो कि ना हो। और एक बात जो कि सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, जो मोदी जी अक्सर बात कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं आदरणीय तोमर जी के आगे समक्ष बात रखूँगा। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आज साबित हो रहा है, एक प्रतीक है होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से कृषि मंत्रालय तो हमसे जुड़ा ही है, जल शक्ति मंत्रालय भी जुड़ गया है, और डिजास्टर के लिहाज से गृह मंत्रालय भी। तो 3-4 मंत्रालयों का जोड़ने का कार्य होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन हो जाएगा जब इसके साथ किसान भी जुड़ जाएगा। और एग्रीकल्चर DSS ये भी इन्होंने बात की, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आज वो इसरो की ओर से समर्पित हो रहा है कृषि विभाग को। और जब हमारा अगला जनरेशन आ जाएगा जिसका भी ये उल्लेख कर रहे थे, तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि
अपेक्षित होता है जब हम अगले चरण में जाते हैं। और इसलिए अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि यही कामना करता हूँ कि ये कोलैबोरेशन और बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप इसके अंदर घुसेंगे आपको लगेगा आप खुद ही हमसे मांग करेंगे। इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ है हमारे पास हेलीबॉर्ड टेक्नोलॉजी है। आपको कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको हेलीकॉप्टर ऊपर से चल के बता दे कहाँ खोदना, क्योंकि वो ज़माना जाता रहा कि पूरा खुदाई करो, बाद में कुछ निकलता नहीं था। तो अनेकों ऐसी और टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं। आने वाले समय में हम एक समन्वय बैठकें करवाएंगे अन्य विभागों की, मुख्य तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, CSIR और एटॉमिक एनर्जी। उससे एक वैल्यू एडिशन का कार्य हो जाएगा जितने भी हमारे कृषि प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों बता दें आपको कि केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा बता दें मोदी सरकार द्वारा जो भी किसान हित के लिए कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए या फिर कहें कि जागरूकता लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। आइए क्या कुछ खास रहा इसमें दिखाते हैं आपको। मैं 4 आयाम देखता हूं विकास के कृषि क्षेत्र में। उसमें एक है MSP जिसको मैं छूऊंगा नहीं, एक बड़ा सेक्टर है। दूसरा है कि जो कैश क्रॉप है, तो चाहे डेयरी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे गन्ना से संबंधित हो, जितनी भी कैश क्रॉप है, एक दूसरा सेक्टर है। तीसरा सेक्टर है कि जो महिला कृषक हैं या समूह और FPO के तरह अपने कारोबार में बहुत तेजी के साथ उन्नति कर रही है, वो तीसरा सेक्टर है। और चौथा सेक्टर है डिजिटल एग्री मिशन, जिस पर मैं अपनी बात रखूंगा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को डिजिटल एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को देकर एक ऐसा शस्त्र उनके हाथ में दिया है जिसके परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं। और इसके जो मुझे 3 फायदे स्पष्ट दिखते हैं, उसमें पहला है कि उनकी समय की बचत हुई है, लूट बची है और बिचौलिया समाप्त हो गया। और अगर हम इन शब्दों के इर्द गिर्द ही अगर चीज़ों को देखें तो जो पिछली सरकारें रही हैं, जो भी सरकारें रही हैं, उसमें कभी भी किसान सम्मान निधि जैसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने इसमें लगभग 11 करोड़ 37 लाख किसानों को अब तक 2,16,000
करोड़ की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की है। ये ऐसा उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया, और डिजिटल एग्रीकल्चर का ये बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी बात, जब मैं कहता हूँ तो जब कभी भी कोई आपदा आती थी, ओला हो, पाला हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, तो आकलन का संकट हमेशा रहा है और हमेशा ये शिकायतें रही आम छोटे किसान की कि उसको कभी शायद आइडेंटिफिकेशन में समस्या होती रही। लेकिन सैटेलाइट सर्वे ने रकबे की प्रमाणीकरण की बात हो, क्षतिपूर्ति में आकलन की बात हो, यदि कोई डिस्प्यूट आया, किसी को शिकायत हुई, तो उसका स्थायी समाधान देने में इस टेक्नोलॉजी ने सहयोग किया। ये उसका दूसरा उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण है, जब वो ऋण लेने जाता था बैंक में, तो हर बैंक का अधिकारी कहता था कि आप संबंधित वहाँ उस अगर तहसील में 5 या 7 बैंक है तो सबसे नोड्यूल्स लेकर आइए। अब आधार से खाता जुड़ने के साथ ही जिस भी बैंक में वो जाएगा, उसके साथ में ये साफ हो जाएगा कि उसका किसी बैंक में ऋण है तो वो उसको पटा कर आए तब उसको मिलेगा, अन्यथा एनओसी की उसको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये 3 उदाहरण बताए। बीज से लेकर बाजार तक की यात्रा में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त पहुंच हुई है। और उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है ईनाम मंडी का। मैं इसमें चैलेंज के तौर पर, मैं स्वयं किसान हूँ, लगातार वर्षों से किसानों के हितों के बारे में जो संभव हो सका है वो करने की कोशिश की है। लेकिन मैं मानता था कि हम अक्सर जो बड़ी समस्या थी, जो मनोवैज्ञानिक भी थी, कि किसान अगर कम पढ़ा लिखा है तो उसका तकनीक से उसको जोड़ा नहीं जा सकता, ये धारणा थी। वो जो पढ़ा लिखा नौजवान था वो ये मानता था कि ये तो बिना पढ़े लिखे लोगों का काम है, फायदे का काम नहीं है। तो एक बीच का एक समय था जब कृषि में के क्षेत्र से युवा उसमें गया नहीं और ये चीज़ें होती रही। लेकिन एक साहसिक निर्णय मानता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी का, और उसका जो उदाहरण है वो ईनाम मंडी है। 2.25 करोड़ किसान उसमें जुड़े और 2,36,00,000 पंजीकृत ट्रेडर उसमें शामिल हुए और 2,22,000 करोड़ रुपए का उसमें व्यापार हुआ। और इसलिए मुझे लगता है ये धारणा भी टूटी और लोगों का उत्साह उसमें बढ़ा। और इसका दूसरा उदाहरण है एफपीओ का, कि एफपीओ आज की तारीख में 3,855 एफपीओ हैं जो बीज से लेकर बाजार तक के पूरे कामों को कर रहे हैं। वो नए बीजों को लेने देने का भी काम करते हैं, खाद की उपलब्धता का अधिकार भी उनको है, मार्केटिंग एजेंसी के रूप में भी वो काम कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी जरूरत थी। वो सारे किसान हैं और उसमें अब इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक बड़ा वैक्यूम था, जो बड़ा चैलेंज था, उसको सबसाइड करने का मौका इस पूरी योजना से मिला है। अब उसके अलावा किसान के सामने जो चैलेंजेस थे कि जमीन में वो क्या बोए, अक्सर वो किसान को कॉपी करता था या बाजार को कॉपी करता था। जिसकी ज़्यादा कीमत मिलती थी अगले वर्ष उसकी ज़्यादा वो होती थी। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण उसको ये पता है कि मुझे क्या लगाना चाहिए कि क्या नहीं लगाना चाहिए। और वो संख्या भी छोटी मोटी नहीं है, वो 22 करोड़ कार्ड अभी तक देश में बन गए हैं। ये डिजिटल एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन नमूना ये भी है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए और, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही बता दें आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है krishiddarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11004।
9:30। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।